दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है मोहम्मद अहमद काज़मी साहब। इनका तारुफ कराना एक समझ लीजिए कि सूरज को मेरे लिए एक दीपक दिखाने का ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत छोटा, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, जो इंटरनेशनल लड़ाइयाँ थी, ईरान, इराक, बार और दूसरी भी, ग्राउंड जीरो पे जाके उनकी रिपोर्टिंग की है। अफ़गानिस्तान में जाके ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग की है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत के बहुत कम जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं कि जो ग्राउंड जीरो पे जाके वार को रिपोर्ट करते हैं। काज़मी साहब ने वो किया। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आपका एक चैनल भी है जो ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और उनके ऊपर केंद्रित है, और वही वहाँ की बिल्कुल ताज़ा खबरें देता है, एनालिटिकल खबरें देता है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मीडिया स्टार वर्ल्ड के नाम से वो चैनल है, आप उसको भी देखिए तो आपको बहुत अप टू डेट रहेंगे आप उनके ख़बरों के बारे में जो अखबारों में नहीं आती हैं। इसी के साथ काज़मी साहब, आपको बहुत बहुत खैर मकदम है। आप हिंद वॉइस में आप आते ही रहते हैं। एक बात बताइए, अभी ईरान के ऊपर हमला हुआ है, बड़े चर्चे हैं। तो हिंदुस्तान के भारतीय अखबारों में तो आप जानते हैं कि एक छोटी सी खबर आती है, वो भी जो विदेश एक पेपर होता है, फॉरेन एक पेपर पेज होता है, उसमें आ जाती है, चली जाती है। तो इसके डिटेल क्या है कि वो डिटेल इसके मुझे भी नहीं मिले तो हम दर्शक को क्या मिले होंगे? देखिए, पिछले फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग को इस्फहान सूबे में नातांज एक उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी है। उस जाहिर है वो अंडरग्राउंड है, उसके ऊपर यानी ज़मीनी सतह पर एक इमारत सिंगल स्टोरी की, उसमें जाहिर है उसी से मुताल्लिक कोई ऑफिस होगा या जो भी चीज़ें होंगी। वहाँ धमाका हुआ और वहाँ ईरान की हुकूमत का कहना यह है कि हमारा उसमें कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, ना वहाँ कोई रेडियो एक्टिव कोई मटेरियल था, ना ही वहाँ उस वक्त कोई इंसान था काम कर रहा था। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उसमें जो दरवाज़ा है वो लटका हुआ सा नज़र आ रहा है, और कहीं कहीं से जलने किसी निशान है बिल्डिंग पर। तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस बिल्डिंग के अंदर कोई धमाका हुआ है। एक ख़बर ऐसी आई थी कि शायद अमेरिका या इजराइल ने कोई कंप्यूटर हैक करके किसी किस्म का कोई वो किया। लेकिन हाँ, यहाँ TV9 ने और कुछ और लोगों ने ऐसी रिपोर्टिंग की थी कि F-35 जंगी जहाज़ से इजराइल ने हमला किया है, जो अब से पहले वो धमकी देता रहा है। इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ये है। लेकिन ईरान ने जो जांच की है, उस जांच के नतीजे को ये बताया है कि हमने जांच कर ली है और इसका नतीजा हम एप्रोप्रिएट टाइम पर बताएंगे। अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया है। दूसरी तरफ इजराइल में ख़ास तौर पे जो वहाँ के इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो 2021 नवंबर में प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, पार्टनर हैं इस हुकूमत के बेनी गेंट्स, उन्होंने ये कहा है कि ये बात सही है कि इजराइल ईरान में कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं देखना चाहता, लेकिन हर वाक़े को इजराइल से जोड़ करके देखना भी ठीक है। अच्छा, उन्होंने इसको उन्होंने इस तरह से कह दिया। तो लेकिन अभी कुछ ही महीने पहले इजराइल में भी बहुत बड़ा वायरस के ज़रिए कंप्यूटरों पे हमला हुआ था, जिसके बारे में ये कहा गया था कि ये ईरान ने कराया है। ये अभी कुछ दिन पहले नई किस्म की जंग है, नई किस्म की जंग, वायरस अटैक। बिल्कुल जी। तो लेकिन उस वक्त भी ईरान ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था कि हमने किया है, ईरान की तरफ से खामोश रहते। ये थोड़ा सा चूँकि जो देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड मालूम हो जाए। अभी सूरत हाल ये है कि ईरान ने ये कहा है कि हम एप्रोप्रिएट टाइम पर हम बताएंगे। दूसरी बात ये कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसमें कोई सैबोटेज हो सकता है, ये हम देख रहे हैं, और सही वक्त पर हम उसका जवाब देंगे। वो अभी भी खुल करके ये नहीं कह रहे हैं। इल्ज़ामात आए थे वहाँ के मीडिया में कि इसे अमेरिका ने या इजराइल ने कराया है, लेकिन एक टेक्निकल चीज़ मैं बताऊँ कि F-35
का ईरान के अंदर आकर के मार का चला जाना ये इम्पॉसिबल है। ऐसी टेक्नोलॉजी ईरान के पास है। चूँकि आपको याद होगा पिछले साल सितंबर में जो अमेरिका का सबसे महंगा सबसे मॉडर्न ग्लोबल हॉक गिराया था गल्फ़ में ईरान ने, उसमें जो रडार सिस्टम या रडार को से बचने का जो कुछ है वो F-35 में भी है और ईरान उसके बावजूद उसे मारने में कामयाब रहा था। इसलिए तेहरान के आसपास हवाई जहाज़ के आके मार जाना ये नामुमकिन नज़र आ रहा है अभी तकनीकी तौर पर जो तजर्बे अब तक हुए हैं। लेकिन अभी ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि ईरान रिएक्शन करने वाला है नहीं करने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही चीज़ों को समझ के करता है। उसने अपनी ताकत पिछले एक साल में तकरीबन 2 बार, एक बार तो जब तेहरान में दाइश का हमला हुआ पार्लियामेंट में 1 आदमी मरा था, उसके जवाब में जो जवाबी कार्रवाई की थी ईरान ने, वो करमानशाह एक जगह है इराक़ बॉर्डर के नज़दीक आखिरी शहर, वहाँ से मिज़ाइल से देर ज़ोर सीरिया में जाकर के मारा था, पूरा इराक़ क्रॉस करके और सीरिया में जाकर के। तो उसके बाद इजराइल की हवा जो है वो बहुत ही मतलब ये कि वो अपने आप को थ्रेटन्ड फील करता है कि इनके पास इतनी दूर तक मार करने के लिए भी है। हाँ, और दूसरे अभी आपको याद होगा जब 3 जनवरी को कासिम सुलेमानी और जो ईरान के कमांडर थे उनको और इराक़ के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस उनको बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक जो मारा था, उसके जवाब में जो कार्रवाई की थी 1 हफ्ते के बाद ही तकरीबन, वो इराक़ के अंदर अमेरिकन फ़ौजियों की छावनी पर जो इन्होंने हमला किया था। तो इन्होंने एक तरह से अपनी कैपेसिटी क्या है, हम कितनी दूर तक मार सकते हैं, वो पूरी दुनिया ने देखा है। तो इसलिए अभी अमेरिका भी और इजराइल भी डिनाइल मोड में है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। ईरान कह रहा है कि क्योंकि डिप्लोमेटिक डिनाइल है। हाँ, हाँ, कि हम वक्त आने के ऊपर बताएंगे कि क्या हम इस पर कार्रवाई क्या करेंगे। और उधर वो भी कह रहे हैं कि सब हर काम में इजराइल का नाम लेना ठीक नहीं है। तो ये दोनों तरफ से ये सूरत हाल है। और मुझे ये लगता है कि ईरान की जो बढ़ती हुई ताकत है इस इलाके में, और अब अकेला ईरान नहीं है, ईरान की आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग इस पूरे खित्ते में बहुत बड़ी तादाद में हैं। हिजबुल्लाह हशद शाबी इराक़ में, इधर यमन में हूथी, तो ये जो मास फोर्सेस हैं इस सारे उसकी, वो ईरान के साथ हैं। तो इसलिए कोई हमला आसानी से करके निकल जाना मुझे अभी डाउट है। लेकिन ये कि बहरहाल ईरान अभी कब क्या जवाब देगा, क्या वो इस नतीजे पे पहुंच गया कि इजराइल ने ही किया था। अगर वो इस नतीजे पे पहुंच गया हो या पहुंच जाए तो मैं समझता हूं जवाब मजबूत ही दिया जाएगा। अगर वार हो जाती है, हाँ, जिस तरीके से हालात बन रहे हैं या नहीं बनेंगे, जिस तरीके से अब तो वार कई किस्म की होती है। अब इकोनॉमिक लड़ाई होती है, जी बिल्कुल, फ्रंट पे होती है। ये अभी जो आपने बताया वायरस कंप्यूटर वायरस के जरिए, कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक लड़ाइयाँ होती हैं, कई किस्म से लड़ाइयाँ होती हैं। तो और ये बहुत खतरनाक भी किस्म की होती है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अब जो कोरोना वायरस है ये भी एक किस्म से हथियार सा ही है कि पूरी दुनिया को वो करने के लिए जो चाइना डेवलप कर रहा था, जैसा भी है। तो इसमें ये बताइए कि जो और बाकी के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो किस तरफ खड़े होंगे, और अगर ईरान के साथ हुआ तो ईरान के साथ कौन कौन खड़ा होगा? देखिए, ईरान के साथ तो बहुत सीधा सिंपल है। इराक़ है, इसके बावजूद कि वहाँ अमेरिकन फौजी हैं। सीरिया है, उसके अलावा लेबनान है। लेबनान में हिजबुल्लाह ने मैं अभी ख़बर देख रहा था कि वहाँ अमेरिकन एम्बेसडर ने कुछ ये कहने की कोशिश की है कि हिजबुल्लाह कंट्रोल कर रहा है यहाँ की हुकूमत को और उसे मुदाखलत वाली बात। तो हसन नसरुल्लाह ने कहा है ईरान के एम्बेसडर को कि तुम अपनी हद में रहो, अपनी लिमिट में रहो, और तुम ऐसे मुल्क को रिप्रेजेंट करती हो जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है और जंगें कराता है, इसलिए तुम खामोश रहो। तो इसलिए वो इधर जो हूथी हैं, हूथियों की तरफ से बहुत ही दिलचस्प बात है
के एक अच्छा खासा बड़ा अलायंस बनाया था सऊदी अरब ने तकरीबन 5 साल पहले जो जंग शुरू की थी 2015 मार्च में। तो वो लोग भी ईरान के हिजबुल्लाह के हशद-उश-शाबी के इनकी सपोर्ट में बयानात देते हैं। और वो अभी ताज़ा सूरत हाल ये है कि उन्होंने सऊदी अरब में महलों के आसपास रहने वाले लोगों को होशियार किया है कि हमारा अगला टारगेट इन बादशाहों के महलों तक हो सकता है। अच्छा। तो वो ताकत बढ़ रही है, वो ताकत भी ईरान के साथ है। तो इसलिए ये जो बाकी मुल्क हैं, मेरी नज़र में तो ये है कि अपने फ़ैसले जो करने वाले मुल्क नहीं हैं, वो सिर्फ ग़ुलाम हैं और ग़ुलामों का अपना कोई फ़ैसला नहीं हुआ करता। फ़ैसला आता है वाशिंगटन से और तेल अवीव से, उसी पर अमल करते हैं और पब्लिक से तो पूछा ही नहीं जाता। पब्लिक सबसे बड़ी विक्टिम तो पब्लिक है, क्योंकि मुल्क के सिटीजन्स हैं लेकिन उन्हें वोट देने का हक़ नहीं है, अपनी हुकूमत बदलने का हक़ नहीं है। इसलिए तो उन्हें तो सिर्फ़ और सिर्फ बर्दाश्त करना है, वो इन मुल्कों के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। अब एक बात बताइए कि जैसे कि सऊदी अरब में वहाँ से खबरें तो बड़ी मुश्किल से निकलती हैं, जी जी। लेकिन अब खबरें आने लगी कि वहाँ भी ये जो आतंकवादी गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं, मारे भी जाते हैं, पीछे काफ़ी रहा भी है इस किस्म से। तो इसमें कहीं ईरान का हाथ? देखिए, आतंकवादी गतिविधियों को अभी तक जो सऊदी अरब में अब से पहले कुछ बरसों पहले तक उनको तो लादेन से जोड़ करके देखा जाता था एक ज़माने में, 5, 7, 8 साल पहले तक। लेकिन वहाँ जो ईस्टर्न सूबा है उसमें कतीफ़ वग़ैरह, कतीफ़ है, दमाम है, कुछ इलाके हैं, वो शिया मेजॉरिटी एरियाज़ हैं और वहाँ ये काफ़ी ज़्यादतियाँ करते हैं। उनको उनकी मस्जिदें कभी तोड़ते हैं, कभी मुख्तलिफ तरीक़े से। तो सऊदी अरब तो आसानी से ये कह ही देता है कि साहब यहाँ ईरान का इन्फ्लुएंस है, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों का तो कोई ऐसे वाक़यात मेरी नज़र में नहीं है। हाँ, जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, उस तरह की चीज़ें तो होती हैं, वो वहाँ अरब में शुरू हो गई। हाँ, प्रोटेस्ट अब सड़क पर आकर के बादशाह के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ये एक बिल्कुल नए किस्म की तब्दीली है। यही और अभी हालात दिन ब दिन ख़राब इसलिए हो रहे हैं कि एक तरफ तो इकॉनमी जो है वो परेशान कर रही है, तेल नहीं बिक रहा या तेल पूरी दुनिया में है, वो भी उसका असर पड़ रहा है, पूरी दुनिया में असर पड़ रहा है। और इनके जो 2030 विज़न था मोहम्मद बिन सलमान का, वो भी अब ढीला होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी तो जान बचाने वाली हालत में है कि जान कैसे बचे इस सब से। तो मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का ईरान और सऊदी अरब के बीच में भी कहीं कहीं बातचीत की इत्तलात आ रही हैं। अच्छा, आपस में ये ज़रा ये इस तरह की भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं और उसको किसी तरह से कमज़ोर करने की भी कोशिश की जा रही है। बल्कि यूएई जो सऊदी अरब का साथी पार्टनर, इजराइल से ताल्लुकात वाले मामले में भी, यमन के ख़िलाफ़ जंग में भी जो बिल्कुल नज़दीक तरीन मुल्क है, वो ख़ुद ईरान डेलीगेशन भेजने शुरू कर दिए हैं और वो भी चाह रहे हैं कि ईरान से ताल्लुकात बेहतर हों। और जो कुछ भी थोड़े बहुत भी जो लोग समझदार लोग हैं वो ये कहते हैं कि पड़ोस में ताल्लुकात बेहतर। एक ये भी तो है ना कि जो पढ़ी लिखी जनरेशन आई है पूरे के पूरे मुस्लिम कंट्रीज़ में, वो भी अब अमेरिका से कुछ दूर होती चली जा रही है। वो सेल्फ डिपेंडेंट की बात करती है। वो सेल्फ डिपेंडेंट की बात करती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन मुल्कों में जो हायर एजुकेशन होती है उसके लिए भी अमेरिकन यूनिवर्सिटियां बना रखी हैं। खुद कुवैत में भी है, सऊदी अरब में भी है, बेरूत में भी है, बहरीन में भी है, कई मुल्कों में अमेरिकन यूनिवर्सिटियां बना रखी हैं। अच्छा, हाँ, ताकि यंगस्टर्स को वहाँ से कैच करो और उधर भेजो जो अच्छे वाले बच्चे हों। तो ये सब भी चल रहा है वहाँ। मुश्किल वही हो रही है कि आम लोगों को चूँकि अपनी बात कहने का हक़ और इख्तियार नहीं है, इसलिए वो घुटन है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये घुटन बहुत ज़्यादा आगे तक जा पाएगी। अब सोशल मीडिया और टेलीविज़न का ज़माना है, दुनिया से लोग जुड़ रहे हैं और अवेयरनेस आ रही है। अवेयरनेस आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया काज़िम साहब आपका कि आपने वक्त दिया और एक उन खत्तों की बात बड़ी डिटेल समझाई कि जिनकी खबरें अखबारों में कम आती, उर्दू अखबारों में भी नहीं आती ऐसी खबरें। तो इसी के साथ हम चलते वापस स्टूडियो की, तो तब तक के लिए हमें